नमस्कार, ऑडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक जॉब इंटरव्यू का सीन चल रहा है। एक कैंडिडेट बैठा है और जो एचआर मैनेजर है ना, वो मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन उसके पैर लगातार दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, या फिर मान लीजिए कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है जहां एक कुलीग हर आइडिया पर हाँ में सिर तो हिला रहा है, सहमति जता रहा है, लेकिन उसकी मुट्ठियां एकदम कस के बंधी हुई हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। राइट। और हम अक्सर सोचते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं बस वही पूरा सच है। जो कि असल में होता नहीं है। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के जरिए यही डिकोड करने वाले हैं। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि इंसान बिना एक भी शब्द बोले असल में क्या कह रहा होता है। ये सच में कमाल का टॉपिक है ना? ये एक ऐसा एक सुपर पावर है जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या कोई सच बोल रहा है या फिर बस हमारे सामने नाटक कर रहा है। बिल्कुल। और ये सुपर पावर इसलिए इतनी अच्छी तरह काम करता है क्योंकि हम इंसानों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ शब्दों तक लिमिटेड नहीं है। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, अगर हम मनोविज्ञान और बिहेवियरल साइंस का डेटा देखें तो पता चलता है कि हमारे बोले गए शब्द हमारे टोटल कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही होते हैं। वेट, रियली? सिर्फ 30 से 40%? हाँ, बस इतना ही। बाकी का जो 60 से 70% हिस्सा है वो हमारी टोन, हमारे हाव भाव, इशारों और टाइमिंग में छिपा होता है। अरे वाह! दिक्कत यही है कि इंसान का पूरा फोकस सिर्फ उस 30% पे ही अटका रहता है। सही बात है। हम अक्सर बस शब्दों को सुनते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, उन पर बहस भी करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो शरीर हमारे सामने बैठा है, जो एक तरह से कभी झूठ बोलता ही नहीं है, उसे हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। पैट्रिक किंग अपने इस किताब में इसी भ्रम को तोड़ते हैं। तो उनका मेन आर्गुमेंट क्या है इस बारे में? उनका मेन पॉइंट यही है कि किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें सिर्फ एक पल की हरकत को नहीं देखना है, बल्कि उसके व्यवहार के पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। पैटर्न से मुझे एक चीज याद आ रही है। मतलब किसी का भी दिमाग पढ़ने या झूठ पकड़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि उस इंसान का नॉर्मल क्या है। बिल्कुल। और किताब में इसी चीज को बेसलाइन बिहेवियर का नाम दिया गया है। बेसलाइन बिहेवियर। अगर इसको एक ईसीजी मशीन के नजरिए से देखें तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। ईसीजी मशीन? वो कैसे? मतलब जब कोई मरीज अस्पताल में होता है और डॉक्टर उसका हार्ट रेट चेक कर रहा होता है तो सबसे पहले वो एक नॉर्मल रिदम लिखता है, एक सेट पैटर्न। हाँ, वो बेसलाइन लाइन होती है। एग्जैक्टली। जब तक डॉक्टर को वो नॉर्मल रिदम नहीं पता होगी तब तक ईसीजी मॉनिटर पर अचानक आया हुआ कोई स्पाइक या गिरावट कोई भी बदलाव उसे बीमारी का संकेत कैसे देगा? अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। इंसान के व्यवहार के साथ भी बिल्कुल यही साइंस काम करती है। इस एनालॉजी को अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो में फिट करें ना, तो बेसलाइन सेट करने का मतलब है ये समझना कि जब कोई इंसान पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है तब वो कैसा बर्ताव करता है। ओके, मतलब उसका नॉर्मल स्टेट। हाँ, और ऑब्जर्वेशन और सिर्फ देखने में यही सबसे बड़ा फर्क है। देखना बस एक पैसिव एक्टिविटी है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो डिटेल्स, पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत ही कैलकुलेटेड मेल है। जैसे कि मतलब कोई इंसान कैसे चलता है या कैसे बात करता है। एग्जैक्टली। जैसे किसी के चलने का तरीका कैसा है, क्या वो बात करते वक्त अपने हाथ बहुत ज्यादा हिलाता है, या उसकी पलकें झपकने का नॉर्मल रेट क्या है, वो किस स्पीड से बात कर रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स। हाँ, अब मान लीजिए कोई इंसान अपनी नॉर्मल स्टेट में बहुत हाइपर एक्टिव है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कभी टिक कर नहीं बैठते। बिल्कुल। और किसी मीटिंग में वो अचानक बिल्कुल शांत होकर बिना हिले बैठ जाए तो लोग शायद सोचेंगे कि वो बहुत ध्यान से बात सुन रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नहीं, असल में वो उसका बेसलाइन ब्रेक है। उसका एकदम से शांत होना इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है या वो किसी बात से बेहद असहज हो गया है। तो बेसलाइन जाने बिना हम अक्सर इन संकेतों का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए किसी भी चीज को डिकोड करने से पहले बेसलाइन जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी अजनबी के साथ बातचीत शुरू करते ही हम उसे जज नहीं कर सकते? एकदम नहीं। पहले हमें कुछ न्यूट्रल बातें करनी होंगी, जैसे मौसम के बारे में या शहर के ट्रैफिक के बारे में, ताकि उसका रिलैक्स्ड बेसलाइन समझ आ सके। हाँ, एक बार वो ईसीजी वाली नॉर्मल लाइन सेट हो जाए तब हम उसके शरीर के बाकी इशारों को पढ़ सकते हैं।
अब अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो अक्सर एक बात बहुत सुनने में आती है। क्या? यही कि अगर किसी ने हाथ बांध रखे हैं तो इसका मतलब इंसान डिफेंसिव हो रहा है। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? मतलब क्या हर बार हाथ बांधने का यही मतलब होता है? और यही पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। बॉडी लैंग्वेज को कभी भी अलग अलग या आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसे हमेशा क्लस्टर्स यानी इशारों के समूह में देखना होता है। इंसान का दिमाग ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, और जब वो कोई इमोशन फील करता है तो शरीर के कई हिस्से एक साथ रिएक्ट करते हैं। सिर्फ हाथ बांधने का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर कोई हाथ बांधकर बैठा है तो एक नौसिखिया शायद सीधे यही सोचेगा कि वो इंसान असहमत है या डिफेंसिव है। हाँ, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम क्लस्टर और कॉन्टेक्स्ट देखें तो कहानी बिल्कुल बदल सकती है। हमें सोचना चाहिए कि क्या उस कमरे का एसी बहुत तेज चल रहा है। ओह राइट, हो सकता है उसे सिर्फ ठंड लग रही हो। एग्जैक्टली, वो सिर्फ ठंड से बच रहा हो। या फिर मनोविज्ञान ये भी बताता है कि कई बार सोशल एंजाइटी से गुजर रहे लोग खुद को सेल्फ सूद करने के लिए, सेल्फ सूद मतलब खुद को शांत करने के लिए? हाँ, खुद को शांत करने के लिए भी हाथ बांध लेते हैं। ये अवचेतन रूप से अनकॉन्शियसली खुद को गले लगाने जैसा होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब एक ही एक्शन के पीछे 3 अलग-अलग मनोविज्ञान हो सकते हैं, डिफेंस, ठंड या फिर एंजाइटी। बिल्कुल। तो फिर असली डिफेंसिव क्लस्टर दिखेगा कैसा? मतलब हम पहचानेंगे कैसे? असली डिफेंसिव क्लस्टर तब बनेगा जब हाथ बांधने के साथ साथ कुछ और सिग्नल्स भी मिलें। जैसे होठ एकदम टाइट हो जाएं, जबड़े कस जाएं, इंसान आई कांटेक्ट तोड़कर बार बार नीचे की तरफ देखने लगे। और उसकी बॉडी की पोजीशन? हाँ, उसका शरीर भी पीछे की तरफ झुका हो। जब ये 4-5 इशारे एक साथ एक ही दिशा में इशारा करें ना, तब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ असहमति या डिफेंसिवनेस है। तो इसे कहते हैं क्लस्टर देखना, सिर्फ एक इशारे पर जज नहीं करना। एग्जैक्टली। और इसी तरह पैरों की दिशा वाला क्लस्टर भी बहुत कुछ बताता है। पैरों की दिशा, ये कैसे काम करता है? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे चेहरे पर रखता है। क्योंकि हम समाज में रहना सीखते हैं। हाँ, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने एक्सप्रेशंस कैसे कंट्रोल करें। लेकिन पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो खतरे के समय हमें भागने में मदद करते हैं। हमारा दिमाग अक्सर पैरों की हरकतों को फिल्टर करना ही भूल जाता है। मतलब हम पैरों पर ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए लोग अवचेतन रूप से जहां जाना चाहते हैं उनके पैर उसी तरफ पॉइंट करते हैं। तो जो इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल हमने शुरुआत में लिया था। हाँ, अगर कोई बहुत दिलचस्पी से बात सुनने का नाटक कर रहा है लेकिन उसके दोनों पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका दिमाग उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज चुका है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम? मेरा मतलब है, क्या हर बात का इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल मतलब निकालना सही है? मान लीजिए किसी के पैर दरवाजे की तरफ सिर्फ इसलिए पॉइंट कर रहे हो क्योंकि उस रेस्टोरेंट या मीटिंग रूम की कुर्सी का डिजाइन ही ऐसा हो, या जगह बहुत कम हो। अगर हम हर छोटी सी हरकत को एक सीक्रेट सिग्नल मानकर एनालाइज करने लगेंगे तो हम हमेशा गलतफहमियों का शिकार होंगे ना। फिर तो नॉर्मल बातचीत भी एक इन्वेस्टिगेशन जैसी लगने लगेगी। ये खतरा तो हमेशा रहता है, और इसीलिए पैट्रिक किंग कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को सबसे ऊपर रखते हैं। बेसलाइन, क्लस्टर और कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। ओके, मतलब कॉन्टेक्स्ट इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। कुर्सी का डिजाइन, कमरे का तापमान या सामने वाले की थकान, इन सारे बाहरी फैक्टर्स को फिल्टर आउट करने के बाद जो बचता है ना, वही असली बॉडी लैंग्वेज होती है। मेक सेंस। और शरीर तो फिर भी एक हद तक कॉन्शियस कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और जूम इन करें, चेहरे के एक्सप्रेशंस पर जाएं, तो वहां कुछ ऐसा होता है जिसे कंट्रोल करना इंसान के बस में है ही नहीं। शायद यहाँ माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। पता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे कुछ ग्लिच इन द मैट्रिक्स जैसा लगता है। ग्लिच इन द मैट्रिक्स? वो कैसे? इमेजिन कीजिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बहुत परफेक्शन के साथ चल रहा है, और एक इंसान किरदार निभा रहा है कि वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट है। लेकिन अचानक सिस्टम में एक मिलीसेकंड की तकनीकी खराबी होती है, एक ग्लिच आता है, और अंदर का जो असली कोड है यानी असली इमोशन, वो एक पल के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है। अरे वाह, वो ग्लिच वाला मेटाफर बिल्कुल परफेक्ट है। माइक्रो एक्सप्रेशंस असल में यही ग्लिच है। राइट। ये चेहरे के ऐसे सूक्ष्म हावभाव हैं जो 1 सेकंड के 5वें हिस्से से भी कम समय के लिए आते हैं। मतलब पलक झपकने से भी तेज? हाँ, बहुत तेज। पॉल एकमैन, जो इस फील्ड के पायनियर हैं, उन्होंने साबित किया है कि दुनिया में 7 यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं। 7 यूनिवर्सल इमोशंस?
कौन कौन से? खुशी, उदासी, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा और तिरस्कार। ये सातों इमोशंस जेनेटिकली हमारे अंदर कोडेड हैं। मतलब ये हर इंसान में एक जैसे ही होते हैं? हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो? बिल्कुल। यहाँ तक कि वो एथलीट्स जो जन्म से अंधे होते हैं ना, जीतने या हारने पर वो बिल्कुल वही फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं जो देखने वाले लोग देते हैं। वाह, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब उन्होंने कभी किसी और को वो एक्सप्रेशन देखते हुए देखा भी नहीं है, फिर भी। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कोई किसी की तरक्की पर बधाई दे रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे प्रमोशन से बहुत खुश हूं, लेकिन उसी मिली सेकेंड में उसकी नाक हल्की सी सिकुड़ती है और ऊपरी होंठ उठ जाता है, जो कि घृणा या तिरस्कार का साइन है। हाँ, वो घृणा का यूनिवर्सल साइन है। अगर ऑब्जर्वेशन तगड़ी है तो वो आधे सेकंड का ग्लिच उस इंसान का पूरा सच खोल कर रख देगा। और यहीं से शायद झूठ पकड़ने का असली विज्ञान शुरू होता है, जब अंदर का इमोशन बाहर के शब्दों से मैच नहीं करता। बिल्कुल। और इसे डिकोड करने के लिए ना शायद हमें कॉग्निटिव लोड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि सच बोलना बहुत आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ मेमोरी को रिकॉल करना होता है। सही बात है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो दिमाग को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, जैसे कंप्यूटर की रैम होती है, वो खर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। झूठ बोलने के लिए इंसान को एक पूरी झूठी कहानी बनानी पड़ती है। असली कहानी को दिमाग में दबाकर रखना पड़ता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और ऊपर से नॉर्मल दिखने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है। बाप रे, इतना सारा काम एक साथ, है ना? हाँ। और इतने सारे कॉग्निटिव लोड की वजह से ही शरीर सिग्नल्स लीक करने लगता है। पैट्रिक किंग इसे 3V के फ्रेमवर्क से समझाते हैं। 3V वो क्या है? वोकल यानी क्या बोला जा रहा है, वोकल यानी कैसे बोला जा रहा है, टोन क्या है, और विजुअल शरीर क्या कर रहा है। ओके, वर्बल, वोकल और विजुअल। हाँ, और जब कोई झूठ बोलता है ना तो अक्सर इन तीनों के बीच का जो अलाइनमेंट है वो टूट जाता है। शब्द बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं लेकिन टोन अचानक ऊंची हो सकती है, या बोलते समय इंसान अचानक अपने होंठ चबाने लग सकता है। इसीलिए जब लोग झूठ बोलते हैं तो कुछ खास रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर कोई बिना मांगे जरूरत से ज्यादा सफाई दे रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि जो इंसान सच बोलता है उसका मकसद सिर्फ अपनी बात कन्वे करना होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसका मकसद सामने वाले को कन्विंस करना होता है। एग्जैक्टली। इसलिए वो ऐसी फालतू की डिटेल्स कहानी में जोड़ता है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, या फिर मुश्किल सवाल आने पर वो अचानक खांसने लगता है या पानी पीने लगता है, ताकि उसे सोचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स मिल जाएं। हाँ बिल्कुल। ये सब कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने के तरीके हैं। लेकिन फिर से वही रूल अप्लाई होगा, हमें इसे बेसलाइन से कंपेयर करना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने पानी पी लिया तो वो झूठा ही है। हाँ, अगर कोई इंसान हर बार बात करते हुए पानी पीता है या अपनी नाक छूता है तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो बस उसकी आदत है। रेड फ्लैग वो तब बनेगा जब वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हुए ही अचानक ऐसा करने लगे। तो कॉन्टेक्स्ट और बेसलाइन यहाँ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब तक हमने ये डिकोड किया कि शरीर क्या कह रहा है और क्या छिपा रहा है, लेकिन इस पूरी पहेली का एक और बहुत अहम हिस्सा है। वो क्या? कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर झांकना होगा। हाँ, क्योंकि हर इंसान झूठ बोलने या रिएक्ट करने के लिए एक ही पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करता ना। कोई डर की वजह से झूठ बोलता है तो कोई कंट्रोल करने के लिए। सही कहा। और किताब में इस क्यों को समझने के लिए इंसान की पर्सनैलिटी को 4 मुख्य टाइप्स में बांटा गया है। 4 टाइप्स? हाँ, एनालिटिकल, एक्सप्रेसिव, ड्राइवर और एमिएबल। ओके, इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेट हो गया है, एक क्राइसिस आ गया है। बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इस सिचुएशन में एक ड्राइवर पर्सनालिटी वाला इंसान तुरंत एक्शन मोड में आएगा। उसका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होगा। वो कहेगा मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बस काम खत्म करो। हाँ, वो सीधा पॉइंट पर आएगा। वहीं एक एनालिटिकल इंसान डेटा और लॉजिक मांगेगा। वो पूछेगा एग्जैक्टली किस प्रोसेस में फेलियर हुआ, मुझे स्प्रेडशीट दिखाओ। बिल्कुल। और उसी सिचुएशन में जो एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी वाला इंसान होगा ना, वो इमोशंस और एनर्जी पर फोकस करेगा। मतलब वो शायद थोड़ा पैनिक करे। हाँ, पैनिक भी कर सकता है या फिर टीम को मोटिवेट करने के लिए जोर जोर से बात करेगा। जबकि एमिएबल पर्सनालिटी वाला इंसान शांति और रिश्तों पर फोकस करेगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो ये देखेगा कि इस क्राइसिस में कहीं टीम के लोग स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं आपसी रिश्ते तो खराब नहीं हो रहे। मतलब सबका अपना अपना तरीका है डील करने का। हाँ,
और जब हमें सामने वाले की पर्सनालिटी टाइप पता चल जाती है तो हम समझ सकते हैं कि उनके रिएक्शन का असली कारण क्या है। एक ड्राइवर का सीधा और रूखा जवाब उसकी बदतमीजी नहीं है, वो सिर्फ उसका काम करने का तरीका है। और इसी तरह एक एमिएबल का किसी मुद्दे पर चुप रह जाना उसकी सहमति नहीं है, वो शायद सिर्फ किसी बहस से बचना चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम इंसानों जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज को सिर्फ 4 डिब्बों में बांट सकते हैं? मुझे तो ये इंसान के स्वभाव को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना लगता है। मतलब हालात और एनवायरनमेंट के हिसाब से तो इंसान बदलता रहता है ना। कोई वर्क प्लेस पर एक सख्त ड्राइवर हो सकता है, लेकिन घर आकर अपने बच्चों के साथ वो पूरी तरह से एमिएबल और शांत इंसान बन सकता है। ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है। और पैट्रिक किंग भी ये बिल्कुल नहीं कहते कि कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही बॉक्स में रहता है। अच्छा, तो ये फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं है? नहीं, ये 4 कैटेगरीज कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ एक लेंस है, एक शुरुआती ढांचा जिससे हमें सामने वाले को अप्रोच करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ओके, एक फ्रेमवर्क की तरह। हाँ, एक बार जब हमें उनका प्राइमरी लेंस समझ आ जाता है ना, तब हम उनके छिपे हुए इरादों यानी इंटेंशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इरादे पढ़ना, ये बहुत पावरफुल स्किल है। बिल्कुल। किसी के भी इरादे पढ़ने के लिए खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि इस इंटरेक्शन से सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, या लीगल भाषा में कहें तो क्यूई बोनो, किसे फायदा मिल रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई ऐसा इंसान जो कभी आपसे बात नहीं करता अचानक आपकी ड्रेस की या आपके काम की बहुत तारीफ करने लगे, तो वहां दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है। बिल्कुल। क्या ये तारीफ जेन्युइन है या वीकेंड पर कोई एक्स्ट्रा काम थोपने की तैयारी चल रही है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। इंटेंशंस को समझना हमें मैनिपुलेशन से बचाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। कौन सी? मतलब अगर हम हर वक्त लोगों की बेस लाइन चेक कर रहे हैं, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस में ग्लिच ढूंढ रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या हम खुद एक ठंडे कैलकुलेटिंग मशीन नहीं बन जाएंगे? बहुत सही सवाल है। इंसानी रिश्ते कोई चेस का गेम तो है नहीं ना, जिन्हें सिर्फ पैटर्न्स और ट्रिक्स से जीता जाए। और यही इस पूरी किताब का सबसे क्रिटिकल और शायद सबसे खूबसूरत टेक अवे है। अच्छा। हाँ, इन सारे साइकोलॉजिकल टूल्स के बाद किंग जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है एम्पैथी यानी सहानुभूति। एम्पैथी। बिना एम्पैथी के अगर इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो सिर्फ चालाकी और मैनिपुलेशन है। फिर तो बस एक जासूस की तरह लोगों की कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। और वो तो रिश्तों को खराब ही करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब इसी डीप ऑब्जर्वेशन के साथ एम्पैथी जुड़ जाती है तब मैजिक होता है। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की हर बात मान ली जाए। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं देख रहा हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और मैं उसे समझता हूं। मतलब जब हम किसी की कसी हुई मुट्ठी में देखते हैं या चेहरे पर डर का वो आधा सेकंड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, तो हमारा मकसद उसका झूठ पकड़कर उसे नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं। बल्कि उस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल ये पूछने के लिए होना चाहिए कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या किसी बात को लेकर परेशानी है। एग्जैक्टली। जब ऑब्जर्वेशन से एम्पैथी मिलती है ना, तो वो शक पैदा करने के बजाय एक बहुत ही गहरा ट्रस्ट और मजबूत रिश्ता बनाती है। और इस स्किल को मास्टर करने के लिए रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती होगी। हाँ, किताब में इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। जैसे एयरपोर्ट पर, कैफे में या किसी भी पब्लिक जगह पर बैठे हुए लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करना, बिना उनकी बातें सुने, सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटरैक्शन देखकर ये गैस करने की कोशिश करना कि उनके बीच का रिश्ता क्या है या उनका मूड कैसा है। ये तो एक मजेदार गेम की तरह है ना? इसके अलावा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने करीबी लोगों के बेसलाइन बिहेवियर को नोटिस करना शुरू करना चाहिए। शुरुआत में शायद इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगता होगा। हाँ, लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाता है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव के नगेट्स को एक जगह समेटे, तो हमने देखा कि इंसान को एक किताब की तरह पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका नॉर्मल यानी बेसलाइन समझना होगा। बिल्कुल। फिर शरीर के इशारों को अलग अलग देखने की बजाय उनके क्लस्टर्स और कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करना होगा। चेहरे पर आने वाले उन मिली सेकेंड के ग्लिचेस यानी माइक्रो एक्सप्रेशन से लेकर झूठ बोलते वक्त कॉग्निटिव लोड की वजह से लीक होने वाले सिग्नल्स तक, हर चीज एक कहानी कह रही है। हाँ, बहुत ही डिटेल में। और सबसे जरूरी बात, पर्सनैलिटी को समझकर इन सभी टूल्स को हमेशा एम्पैथी के फिल्टर के साथ ही इस्तेमाल करना है। इस किताब से जो विजन मिलता है ना, वो इंसान को एक बेहतर कम्युनिकेटर और डिसीजन मेकर बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जो कहा नहीं गया
उससे कैसे सुना जाए। ये सच में एक ऐसा स्किल सेट है जो जिंदगी के हर हिस्से, चाहे वो ऑफिस का बोर्डरूम हो या घर का लिविंग रूम, हर जगह काम आता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर सबको खुद से सवाल करना चाहिए। आज जरा ये सोचकर देखिए कि आपकी अपनी बेसलाइन क्या है। वाओ। मतलब जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या जब आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका अपना शरीर जाने अनजाने में दुनिया को क्या सीक्रेट सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। हो सकता है कि जो सच दुनिया से छुपाने की कोशिश हो रही हो वो अपना शरीर ही चीख चीख कर सबको बता रहा हो। सुनने वालों के लिए ये डिकोडिंग का सफर यकीनन मजेदार रहा होगा। ऑडियो पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें क्योंकि ऐसी ही शानदार और माइंड बेंडिंग चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।